नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी है और पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोटिंग होगी। 2 सितंबर से उम्मीदवारों का नामांकन शुरू होगा। 8 सितंबर तक नामांकन किया जा सकेगा तो 11 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 13 सितंबर तक उम्मीदवार जो है अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 24 सितंबर को है, जबकि 26 और 27 सितंबर को पहले चरण की काउंटिंग भी हो जाएगी। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपको कितने प्रखंडों में कब चुनाव है। तो पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोटिंग होनी है। 8 सितंबर तक पहले चरण के लिए नामांकन होंगे। देखिए, रोहतास के दावत और संझौली पंचायत में चुनाव होंगे पहले चरण में। इसके अलावा कैमूर के कुदरा में पहले चरण में ही चुनाव होना है। गया के बेलागंज और खिजरसराय में भी पहले चरण में ही वोटिंग होगी। दो सितंबर से शुरू होगा पहले चरण के लिए नामांकन। 8 सितंबर तक पहले चरण के लिए नामांकन होगा। इसके अलावा 11 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, यानी स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन की। 13 सितंबर तक नाम जो है वो वापस लिए जा सकेंगे। प्रथम चरण का मतदान जिन जिलों में होना है वहाँ प्रपत्र 5 में आज नोटिफिकेशन किया गया है। उसमें डिटेल रहता है कि नाम निर्देशन कहाँ होगा, स्थल कितने बजे से कितने बजे तक लिया जाएगा, स्क्रूटनी की तिथि निर्धारित किस दिन की गई है, नाम वापसी लेने और प्रतीक आवंटन तक का सारा डिटेल रहता है और मतगणना कहाँ होगी इसका डिटेल प्रपत्र 5 में है। तो प्रत्याशी को अपने प्रस्तावक को ही ले जाना है और कोविड-19 का गाइडलाइन का अनुपालन करना है। ऑनलाइन भी हम लोगों ने व्यवस्था की है, तो जो ऑनलाइन भी अगर आवेदन करेंगे तो सारा चीज़ अपलोड कर देंगे, लेकिन फिजिकली उनको निर्वाचित पदाधिकारी के पास जो निर्धारित समय है उसमें उनको जाना। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने कहा कि चुनाव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी आदेश दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों के साथ नेपाल और बांग्लादेश से सटे जिलों में पैनी नजर रखी जा रही है। दियरा के क्षेत्र में जो बॉर्डरिंग क्षेत्र है हमारा विभिन्न राज्यों से, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल से, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाए जाएंगे। पंचायत चुनाव के मद्देनजर आम जनता भयमुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ और शांतिपूर्ण चुनाव हो सके, इसके लिए अभी से लगातार पुलिस अभियान चलाया जाए। और जरा इस खबर के मायने को भी समझते हैं कि बिहार में जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं वो क्यों जरूरी है। तो हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और इसमें ग्राम पंचायत समिति और पंचायत समिति के अलावा जिला परिषद भी शामिल है। इन संस्थाओं के जरिए स्थानीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है। कोरोना की वजह से बिहार में पंचायतों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और पंचायत चुनाव हो जाने से ग्रामीण और शहरी इलाके में विकास कार्यों को गति मिलेगी और यही वजह है कि अब सरकार जल्द से जल्द ये पंचायत चुनाव करा लेना चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय शिक्षा का मंदिर माना जाता है, लेकिन अगर विद्या हासिल करने में धर्म आड़े हाथों आए तो आप क्या कहेंगे? अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन किशनगंज के उर्दू मध्य विद्यालय में शिक्षा को लेकर धर्म की सियासत हो रही है। प्रभारी प्राचार्य को डीयू ने सस्पेंड किया तो विरोध में स्थानीय लोगों से लेकर विधायक तक आकर खड़े हो गए। नई टीचर को प्रभार लेने तक से रोक दिया गया और ऐसे में सवाल है कि स्कूल में धर्म की बात क्यों हो रही है। किशनगंज का लाइन उर्दू मध्य विद्यालय इन दिनों विवादों में है, क्योंकि शिक्षा के इस मंदिर में धर्म के नाम पर पहले गैर उर्दू प्रिंसिपल का विरोध किया गया, जो आगे चलकर सियासत में तब्दील हो गया। दरअसल इस स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य आंजर अलीम को ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड करते हुए उनका तबादला कर दिया। उनकी जगह शिक्षिका झरना बाला साह को ज्वाइन करने का आदेश दिया गया।
लेकिन जब झरना बाला शाह ज्वाइन करने उर्दू मध्य विद्यालय पहुंची तो उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने से रोक दिया गया। स्थानीय लोगों के विरोध का साथ ठाकुरगंज के आरजेडी विधायक सऊद आलम नदवी ने भी किया और इसके विरोध में उन्होंने डीईओ को चिट्ठी भी लिख डाली। लाइन उर्दू के लिए जो झरना वाला साहब का आदेश हुआ है कि इनका यहाँ पोस्टिंग किया गया है, जिसे लिखित में भी उन्होंने हमें दे रखा है कि आप योगदान उर्दू भाषी हैं तो लें और हिंदी भाषी हैं तो नहीं लें। मैंने गार्जियन लोग विरोध कर रहे थे। गार्जियन लोग विरोध कर रहे। उर्दू स्कूल का ये मामला सियासी रंग लेने लग गया तो जवाब सत्ता पक्ष की ओर से भी दिया गया। धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की साजिश करार दिया जा रहा है, जबकि अपने फैसले पर अड़े जिले के शिक्षा अधिकारी का कहना है कि कार्रवाई नियम के तहत ही की गई है, इसके विरोध का कोई मतलब नहीं। ये हो कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये टीचर हिंदू हो गया, ये मुसलमान हो गया, तो ये दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी लोग इस मामले में लिप्त हैं, जो भी लोग, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके ऊपर में एफआईआर हो। जो किशनगंज के मुस्लिम और हिंदू के बीच में गलतफहमी पैदा कर यहाँ के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। हेडमास्टर का पद सार्वभौमिक होता है, वो कोई भाषाई पद नहीं है, इसलिए इस पर तत्काल विचार किया जाना संभव नहीं है। अभी हम लोग इस मामले को अपने स्तर से देख रहे हैं, आगे देखते हैं। इस पर जो भी संभव होगा हम लोग योगदान कराने का प्रयास करेंगे, इसलिए कि नियमानुकूल। राजद विधायक डीईओ के आदेश को गलत मान रहे हैं तो सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर स्कूल में उर्दू गैर उर्दू शिक्षकों का हवाला देकर क्या शिक्षा पर सियासत हो रही है? शिक्षा के मंदिर के विवाद को आरजेडी विधायक का साथ क्यों मिल रहा है? शिक्षा विभाग के आदेश को राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? साथ ही ये भी कि यदि उर्दू स्कूलों में गैर उर्दू शिक्षकों की पोस्टिंग होती है तो फिर प्रिंसिपल की क्यों नहीं? आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। अब इस खबर के मायने को भी समझते हैं कि आखिर शिक्षा के नाम पर क्यों धर्म की सियासत हो रही है। दरअसल किशनगंज मुस्लिम बहुल इलाका है और धर्म विशेष के लोग अपने इलाके के स्कूल में हिंदू प्रिंसिपल को पचा नहीं पा रहे। आरजेडी की पूरी राजनीति जो है वो मुस्लिम यादव समीकरण पर ही टिकी हुई है। ठाकुरगंज के आरजेडी विधायक खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं और अगर वो स्थानीय लोगों के सुर में सुर नहीं मिलाएंगे तो चुनाव में उनको नुकसान हो सकता है। तो अपने नुकसान की डर की वजह से वो भी वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। और चलिए बात रूपा तिर्की की। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के संदिग्ध मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया और साथ ही कोर्ट ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता पर अवमानना का केस चलाने का आदेश भी दिया है। चर्चित रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। रूपा तिर्की के पिता की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। जो भी गड़बड़ियां हुई है, एक होम मिनिस्टर यानी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही होम मिनिस्टर है, यानी पुलिस वाले जो लोग भी इसमें ऊपर नीचे कर रहे हैं, बाएं दाहिने किए हैं, उसमें हेमंत सोरेन की सहभागिता डायरेक्ट है। अब ये सीबीआई जांचे, हम लोगों ने तो कॉल डिटेल्स लगा दिए थे, हमको नहीं लगता कि कोई बचने जा रहा है इसमें, और इसी के लिए उन्होंने जान लगा दिया था कि इसकी जांच ऑनरेबल सीबीआई को नहीं जाए। साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी थी रूपा तिर्की। 3 मई को आवास पर संदिग्ध हालत में मिला था शव। एसआईटी ने रूपा तिर्की के आत्महत्या करने की कही थी बात। पुलिस ने रूपा के दोस्त शिव कुमार कनौजिया को किया था गिरफ्तार। राज्य सरकार ने बनाया है 1 सदस्यीय जांच आयोग। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता कर रहे जांच। रांची के रातू थाना क्षेत्र के कांठी टाड़ की रहने वाली थी रूपा। महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता पर चलेगा अवमानना का केस। एडिशनल एडवोकेट जनरल के खिलाफ कंटेम्प्ट इनिशिएट हो गया, और ये अपने आप में हमको लगता है ऐतिहासिक है पूरे झारखंड में कि इंडिया में सिटिंग एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल के खिलाफ अभी तक हमको नहीं लगता है कि कंटेम्प्ट इनिशिएट हुआ है। सीबीआई जांच के आदेश के बाद रूपा तिर्की के माता पिता संतुष्ट नजर आए और साथ ही उम्मीद जताई कि अब रूपा को इंसाफ मिलेगा। जो पुलिस प्रशासन तो शुरू से ही हम लोग को इस केस में लिपापोती कर रहा था, तो उनका जो वो लोग जो हम लोग को शुरू से हम लोग से जो व्यवहार किया, जो जांच किया, उनसे हम लोग का बिल्कुल संतुष्टि नहीं था। सीबीआई जांच के लिए कितना हम बोल रहे थे मगर नहीं कर रहा था।
सीबीआई जांच हो गया तो हमको बहुत खुश है। और रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठे हैं। ऐसे में पुलिस पर दबाव में काम करने के आरोप लगे थे, लेकिन अब सीबीआई जांच के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अब खबर के मायने समझते हैं कि रूपा तिर्की की आत्महत्या की सीबीआई जांच के मायने क्या है। तो देखिए, 3 मई को साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी का शव संदिग्ध हालत में मिला था। एसआईटी ने रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश भी की। रूपा के परिजन एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं थे। सीएम के विधायक जो प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे थे और यही वजह है कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी ताकि जांच जो है वो निष्पक्ष हो सके। और आज हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का निर्देश दे दिया है और कहा जा रहा है कि अब रूपा तिर्की को न्याय मिल पाएगा। इधर बिहार की राजधानी पटना से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर विक्रम प्रखंड में 2 दशक पहले करोड़ों रुपए की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर आज तक चालू नहीं हो पाया। बंद पड़े इस ट्रॉमा सेंटर को चालू कराने के लिए पिछले कई दिनों से लोग अनशन पर बैठकर आंदोलन भी कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर के इस बिल्डिंग को देखिए। आज से करीब 20 साल पहले 2001 में इसका शिलान्यास हुआ। शिलान्यास के 1-2 साल के अंदर ही ट्रॉमा सेंटर का काम पूरा हो गया। जरूरी मशीनें भी लगा दी गईं, लेकिन अब तक इस ट्रॉमा सेंटर का न तो उद्घाटन हुआ, न ही ये चालू हो पाया है। तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सिर्फ इंतजार है इसके उद्घाटन का। देखिए, यहाँ एक्सरे रूम है, ऑपरेशन थिएटर है, मरीजों को रखने के लिए यहाँ पर अलग से कमरा है। सैकड़ों बेड इस पूरे अस्पताल में जहाँ पर आप जाएंगे तो सैकड़ों बेड इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद यह अस्पताल अभी तक चालू नहीं हो सका है। ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं हुआ तो इसके एक भाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र से यहाँ के लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें जरूरी दवा नहीं मिल पाती और उन्हें अब भी पटना ही जाना पड़ता है। यही वजह है कि लोगों ने ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। और देखिए, एक व्यक्ति पिछले कई दिनों से यहाँ अनशन पर भी है, उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद यह ट्रॉमा सेंटर आज तक चालू नहीं हो सका। कितने दिनों से आप हैं? कोई सुनने आया है, कोई देखने आया आपको? 6 दिनों से हम लोग का अनशन है। यहाँ पर कोई देखने और कोई सुनने वाला नहीं है। आज 6 दिन से हम लोग भूख और प्यास से यहाँ पड़े हुए हैं। इस सेंटर का शिलान्यास करने वाले तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सीपी ठाकुर का कहना है कि वे इसके लिए पीएम से लेकर सीएम तक को पत्र लिख चुके हैं। एक बार फिर इसके लिए कोशिश करेंगे। एक चीफ सेक्रेटरी और एक हेल्थ सेक्रेटरी, तो चीफ सेक्रेटरी से कल टाइम देंगे तो विक्रमो बुला कर 2-3 को बुलाएंगे कि आप लोग रहिए इसमें और क्या इनका विचार है, और हेल्थ सेक्रेटरी को सुन लीजिए, और चीफ मिनिस्टर टाइम देंगे तो उसमें भी उन लोगों को बुलाएंगे। पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि वो ये मुद्दा लोकसभा में भी उठा चुके हैं और जल्द ही सरकार इसे चालू कराएगी। जटिल इस्पात के लिए हो गया है, उसके लिए प्रयास भी किया है सरकार ने। 2-3 बार विजिट हुआ, आईजीएमएस के टीम, एम्स के टीम, वो सेंटर चालू हो उसके लिए, मगर आज तक जमीन की उपलब्धता जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, जिसके वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया है। वजहें चाहे जो भी हो, लेकिन 20 साल बाद भी इस ट्रॉमा सेंटर का चालू ना होना चिंताजनक बात है, वो भी तब जब सरकार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने में जुटी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और आइए अब समझते हैं कि क्यों लोग इस ट्रॉमा सेंटर को शुरू करवाना चाहते हैं और क्या होता है आखिर ट्रॉमा सेंटर, उसकी क्या अहमियत है। तो ट्रॉमा सेंटर जो है अस्पताल का एक खास वार्ड होता है जहां घायल मरीजों को व्यापक और आपातकालीन चिकित्सीय सेवा यानी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है तुरंत दी जाती है। यहां घायलों को तुरंत इलाज भी मिलता है और इसकी बेहतर सुविधा भी यहां मौजूद होती है। और गंभीर रूप से घायल मरीजों का तुरंत इलाज इस ट्रॉमा सेंटर में होता है और इस इलाज के लिए खास डॉक्टर और सर्जन की ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये ट्रॉमा सेंटर बेहद लाभप्रद भी होगा इलाके में, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत यहां लाकर मरीजों का इलाज भी हो सकता है। लेकिन सालों से बंद पड़े इस ट्रॉमा सेंटर से यहां के लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है,
इसलिए यहां पर आमरण अनशन किया गया। नई सरकार के गठन को 9 महीने हो गए, लेकिन बिहार सरकार ने राज्य में आयोग, बोर्ड और निगम का पुनर्गठन नहीं किया, जिससे आम लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे और मां के साथ साथ दर दर भटकती ये हैं आरती देवी। आरती को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। दहेज का दंश झेल रही आरती बड़ी उम्मीदों के साथ महिला आयोग पहुंची थी, लेकिन यहां से भी कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि अभी महिला आयोग का पुनर्गठन होना बाकी है। दहेज के कारण रहे नहीं देता है। यदि घर में जाते हैं तो गहना छीन के मार के बेला दिया, सब बाले बच्चे मिलकर। आप अपना फरियाद लेके यहाँ पर आई हैं, तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहा है कि अभी केस नहीं हुआ, कि अभी बाद में हमको यथी नहीं है। कुछ यही हाल चंदा देवी का भी है। चंदा का मामला बैंक फ्रॉड का है। दिलमणि देवी जब महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के 9 महीने बीतने के बाद भी न तो महिला आयोग का पुनर्गठन हुआ और न ही महिला आयोग के अध्यक्ष पर किसी की नियुक्ति हुई। नतीजा ये हो रहा है कि जब तक पुनर्गठन होगा नहीं, तब तक महिला आयोग कुछ कर नहीं सकता। तो फिर वहाँ पे भी 1-2 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल बंद है, कुछ सुनवाई वहाँ हो नहीं रही है। तो फिर वही मुश्किल है, वहाँ पे थोड़ा होना चाहिए, खुलना चाहिए तो सुलभ करते थे। लेकिन अभी तो महिला आयोग भंग है, महिलाएं के साथ बहुत दिक्कत है। महिला इतना असहाय हो गई है कि कहती है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। हेल्पलाइन जा रही है तो कोई सुन नहीं रहा है, थाना पर जा रही है तो कोई सुन नहीं रहा है। ये हाल सिर्फ कोई एक महिला आयोग का नहीं है। नई सरकार के गठन के 9 महीने बाद भी बिहार में तमाम आयोग, निगम और बोर्ड का पुनर्गठन नहीं हो पाया है, जबकि इन संवैधानिक संस्थाओं के जरिए प्रदेश के अंदर सिस्टम चलता है। इस बारे में जब मंत्रियों से सवाल पूछा गया तो जरा जवाब भी सुन लीजिए। ये तो सरकार को चुनी सरकार को तय करना है, निगम बोर्ड में किसको भेजना है, कब भेजना है, कैसे भेजना है। तो इसके लिए तो हमारा शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, और शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो मान्य होगा। चुनाव खत्म हुआ है, सरकार बनी, बीच में कोविड का भी एक जो सेकेंड फेज कहते हैं वो रहा। जल्दी ही इस पर मेरे ख्याल से एक्सरसाइज चल रहा है। जल्दी ही निगम बोर्ड जो है वो उस पर आप देखेंगे कि लोग आ जाएंगे उसमें। सियासी जानकार मानते हैं कि आयोग, बोर्ड और निगम में सत्ता पक्ष के लोगों को एडजस्ट किया जाता है। अब तक एनडीए गठबंधन में शामिल दल एडजस्टमेंट के लिए किसी फॉर्मूले को तय नहीं कर पाए हैं, इसलिए इनके पुनर्गठन में देरी हो रही है। अब भले ही पुनर्गठन का फैसला राजनीतिक नफा नुकसान के चश्मे से देखकर किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की जनता को आयोग, बोर्ड और निगमों के पुनर्गठन में देरी से नुकसान उठाना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और अब जरा इस खबर के मायने को समझिए कि निगम, बोर्ड और आयोग का गठन आखिर क्यों जरूरी है और क्यों नहीं हो पा रहा है इसका पुनर्गठन। दरअसल नई सरकार अपने हिसाब से बोर्ड, निगम और आयोग का गठन करती है। इन संस्थाओं के जरिए लोगों की समस्याओं का निदान होता है, लेकिन आजकल ये संस्थाएं राजनीतिक संतुष्टि का हथियार बन गई है। बिहार में 4 पार्टियों की मिलीजुली सरकार है और सभी सहयोगी दलों की सहमति बनने के बाद ही आयोग का पुनर्गठन संभव है। अगर इनमें सहमति नहीं है तो इस सरकार की परेशानी है, लेकिन इस परेशानी से आम लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।